कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान का सरताज है। इस विषय पर दो राय नहीं। पर रोजाना अमन पसंद कश्मीरी आवाम के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में पिसते कश्मीरियों की आहें कश्मीर की खूबसूरत वादियों और रेफ्यूजी कैंपों में गूंज रही हैं, इंसाफ मांग रही हैं। पर दुर्भाग्यवश ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जो कानून के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाते। एक हिंसक विस्फोटक माहौल में लाखों केसेस छोटे मोटे करार दिए जाते हैं और इंसाफ की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए घोट दिया जाता है। ऐसी ही एक आवाज है हमारे एक नौजवान कश्मीरी दर्शक की, जिसे हम आज की हकीकत में बुलंद कर रहे हैं। انت चाय भाईजान चाचा। अबू चाचा। अरे वाह, अबू कितना खूबसूरत है ये। हाँ बेटी, खूबसूरत तो है मगर कुछ है मोली। खरीदेगा कौन? टूरिस्ट लोगों को देखने के लिए आंखें तरस गई। एक वो जमाना था जब यहाँ इसी दरवाजे से खरीदारों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता था। तुम लोगों को तो याद होगा। याद है अब्बू। इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा जिस दिन सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। सारे पंडित लौटेंगे, सारे टूरिस्ट वापस आएंगे, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। ना पुलिस का राज होगा और ना ही मिलिटेंसी चलेगी। सब ठीक हो जाएगा। ठीक होगा ना भाईजान? मीछे ना पाए, सचमुच पता नहीं। और क्या पता पहले सब कुछ सही था भी या नहीं। अगर होता तो ये सब क्यों होता। सारे मर्द लोग बाहर आ जाइए। मस्जिद के सामने वाले रास्ते पर जमा हो जाइए जल्दी। कोई कोई जल्दी। अहमद, जरा देख कौन है इस बार। अच्छा, सारे मर्द लोग बाहर आ जाइए। मस्जिद के सामने वाले रास्ते पर जमा हो जाइए जल्दी। कोई कोई जल्दी। पुलिस अब्बू। कभी सुरक्षा कर्मियों की जातियां तो कभी सीमा पार से आए आतंकवादियों की तानाशाही। इन दोनों को सहते सहते आम कश्मीरी नागरिकों के मानवाधिकार मानो मजाक बनकर रह गए थे। गरीबी और पिछड़ेपन के साथ साथ अब दहशत और जिल्लत जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। फाइनली अब बीएससी का स्टूडेंट अहमद उन हजारों कश्मीरी युवकों की तरह इस निराशजनक माहौल से ऊपर उठना चाहता था। पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहता था। अहमद और उसकी बहन निखत को तालीम दिलाने में उनके पिता हबीब ने काफी कुछ दांव पर लगा दिया था। निखत, मैं तेरा अब्बू। अब्बू, अब्बू, भाईजान, अब्बू, भाईजान। अल्लाह ताला कर सॉरी रूट। वर्मा रोमत ये मस बेस का मिस्ता छांडान। हबीबुल्लाह, मैंने तुम्हें छोटा भाई कम बेटा ज्यादा माना है। बोलो, झूठ बोल रहा हूं? तौबा तौबा भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आपका हुक्म सर आंखों पर। सब कहने की बात है। मेरे मना करने पर भी तुमने अहमद को कॉलेज भेजा कि नहीं? बोलो। समझ में आता है एक ही बेटा है, ऊंची उड़ान भरना चाहता है,
पर निगत। अस्सलाम वालेकुम बड़े चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटी। निगत, लड़की को कॉलेज पढ़ाओगे? कौन करेगा निगाह उससे? सोचा भी है? हबीबुल्लाह, मैं तो साफ साफ कहूंगा, औकात में रहो, खुश रहोगे। मैं मांग नहीं रहा हूं, याद दिला रहा हूं। तुमने जो उधार लिया है वो उधार है, खैरात नहीं है। भाईजान, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पूरे पैसे चुका दूंगा, बस अहमद को सरकारी नौकरी मिल जाए। दिल्ली अब बहुत दूर है। अगर हर दूसरे ग्रेजुएट को नौकरी मिल जाती तो इतने पढ़े लिखे लड़के मिलिटेंट नहीं बनते। तुम जल्द से जल्द अहमद को दुकान भेज दो, कारीगरी सिखाओ, रोटी कमा लेगा। निकट की मैं बात चलाता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी भाईजान, बस उसका कुछ दिनों में फाइनल हो जाएगा। मैं अल्लाह रसूल की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उसे खुद दुकान पर लेके आऊंगा। अरे अहमद बेटा, चाचा को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। वाह, क्या तमीज सिखाई है। और भेजो कॉलेज। चल शकील। अरे भागो साहब, भागो। क्या बदतमीजी है। कौन हो तुम लोग? चल। हाँ, लाल गत्तू? फिलहाल गत्तू नहीं, कमांडर गत्तू बुलाया तुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तुम लोगों से नहीं मिलना। बोल दो अपने कमांडर से। खुदा हाफिज। अब्बू, आपका बिस्तरा लगा दिया है, जाइए सो जाइए। हाँ बेटी, तुम लोग भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अब्बू, कल भाईजान का आखिरी पर्चा है। जानता हूँ बेटी, सोएगा नहीं तो पर्चा कैसे देगा? सोंगे अबू, पढ़ना पड़ता है। ठीक है बेटा, मैं जरा हो आता हूँ। क्या खुदा है। हाँ। कम क्यों? कौन है आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? अंदर जा। कहाँ से अंदर? लड़के, अपने भाई का बक्सा बांध दे। ये हमारे साथ आ रहा है आजादी की जंग लड़ने के लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या बोला सर? नहीं जाऊंगा। क्या बोला तू? कैसे नहीं जाएगा हरामजादे? हम यहाँ पर आजादी के लिए शहीद होंगे और तुम ग्रेजुएट बनकर हिंदुस्तान की गुलामी करोगे? डल्ले! गुलाम तो तुम लोग हो। तुम्हारे उस पार के मालिक तुम्हें बंदरों की तरह नचवा रहे हैं, गाजर मूली की तरह कटवा रहे हैं तुम्हें। आजादी? कैसे आजादी? किससे आजादी? सब बकवास है। हिंदुस्तान की जबान बोल रहा है तू, कुत्ते! कश्मीरी नहीं है तू, कश्मीरी नहीं है तू चुकने काशर। अगर हिंदुस्तान नहीं होता तो तुम्हारे उस पार के मालिकों ने
कश्मीर को चीर फाड़ दिया होता। तारीख को बहुत जल्दी भुला देते हो तुम लोग। मुंह बंद, मुंह बंद। तेरी लेक्चर सुनने नहीं आया हूं मैं यहां पे। ये बुड्ढे, सारे गहने और पैसे निकाल और अपने लौंडे की शक्ल आखिरी बार देख ले। आजादी की जंग लड़ने जा रहा है ये। दिखा दी ना अपनी खसलत। एक तुमड़ी नहीं मिलेगी और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। राम करो, घबरा मत करो, राम। अब्बा, लड़की को नंगा कर दो। पकड़ा। हिलाल गत्तू पास वाले गांव का नामी बदमाश था जो लोगों से पैसे वसूलता था और सीमा पार के आतंकवादी कैंप्स के लिए रिक्रूटिंग एजेंट भी था। पहचाने जाने पर उसने अहमद को खामोश करना चाहा। गोली अहमद की अतड़ियों और रीढ़ की हड्डी को चीर गई थी। पूरे 4 घंटे अहमद जिंदगी और मौत के बीच फड़फड़ाता रहा। आखिरकार उसकी जान बचाई तो गई, पर उसकी ये नई जिंदगी शायद मौत से बदतर साबित होने जा रही थी। हौसला रखो अभी, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। अहमद जिंदा है, यही किसी करिश्मे से कम नहीं। इनकी किडनी, स्प्लीन और इंटेस्टाइन के पार्ट्स रिमूव करने के बावजूद अल्लाह का करम है इन पर। डॉक्टर साहब, पूरी तरह से ठीक तो हो जाएगा ना लड़का? पैराप्लीजिया समझते हो ना बेटी? सुना है पर जानती नहीं। देखिए, पैराप्लीजिया में मरीज के बदन का निचला हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, काम नहीं करता। कब तक डॉक्टर साहब? कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? इस केस में शायद कभी नहीं, पर घबराने की कोई बात नहीं। हमसे जो कुछ भी हो सकेगा हम वो सब कुछ करेंगे। अब्बू कहाँ? अब्बू हजरत बल गए हैं आपके लिए दुआ मांगने, और देखिए आप जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तू कहती है तो ठीक होना ही पड़ेगा। हाँ। पर इन डॉक्टरों की बात का ज्यादा यकीन मत करना, कुछ भी कह देते। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो। मैं मर जाता तो अच्छा होता, मैं मर जाता तो अच्छा होता। भाईजान प्लीज ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। निकल, मुझे घर चले जा, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं घर जाता हूँ, मुझे घर लेकर रहेंगे। मुझे घर ले चलो।
अहमद को हॉस्पिटल में पूरे 1 साल रहना पड़ा। अहमद के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने औपचारिक तौर पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। भट्ट परिवार का सब कुछ बिक गया। हबीब कर्ज के बोझ तले दबता गया। इलाज में हबीब पूरे 7 लाख रुपए खर्च कर चुका था। आखिरकार 3 साल बाद अहमद अस्पतालों के चक्कर से आज़ाद हो गया। अहमद ने अब सारी जिंदगी व्हीलचेयर पर काटने की कड़वी सच्चाई कबूल कर ली थी, पर उसे इंसाफ का इंतजार था। बेवकूफ़ी मत करो हबीब, जो मिल रहा है ले लो। 75,000 कम नहीं होते। चाचा जान, मेरी जिंदगी का मुआवजा 75,000 रुपए तो नहीं हो सकता? फिर बरखुरदार चाहते क्या हो? इंसाफ, इंसाफ होना चाहिए। हिलाल गट्टू और उसके साथियों की गिरफ्तारी और निगहत को सरकारी नौकरी। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहा हूं। और सुनो, हिंदुस्तानी सरकार करेगी तुम्हारे साथ इंसाफ। हमारी सरकार तो एक ही है। अगर आपको उनके 75,000 रुपए मंजूर है तो उनका कानून भी कबूल क्यों नहीं कर लेते आप? वाह, इस हालत में भी इतनी बड़ी बड़ी बातें। हबीबुल्लाह सुना? आप गलत मत समझे भाईजान, अहमद ठीक ही तो कह रहा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हबीब। भाईजान, भाईजान, ये मैंने ठीक नहीं किया। नहीं अबू, आपने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। क्यों भाईजान? अबू, आज आपने मेरा साथ देकर मेरा हौसला बढ़ा दिया। शुक्रिया अबू, शुक्रिया। और अब कुछ खास खबरें अनंतनाग से। आज शाम को अनंतनाग पुलिस ने एक लुटेरों के गिरोह को गिरफ्तार किया। ये गिरोह सोपोर गांव के सरपंच महमूद टक के घर को लूट रहे थे। गिरोह के लीडर ने जब सरपंच पर गोली चलाई तो उसकी देसी बंदूक उसके हाथ में ही फट गई और उसे घायल कर दिया। इस लीडर का नाम हिलाल गत्तू बताया जा रहा है। मैडम, खुदा के वास्ते मेरे बच्चों की तरफ देखिए। ये दिमाग खराब हो गया तुम्हारा कुछ? अकल नहीं है। मैंने कहा था गुलाम कादिर को पकड़ के लाओ, तुम लाए कादिर बख्शी को पकड़ के। तुम्हें मालूम भी एमएलए का बेटा है वो यहाँ पे। तो तुम जाते कहाँ हो? ये चौका में सोजान, वहां कहाँ चले जाते हो? विमेन कॉलेज के सामने खड़े थे क्या? बदतमीज कहीं का। आइंदा अगर तुमसे गलती हुई तो सस्पेंड कर दूंगा। जाता था यहां से, चलो। बोलिए बोलिए, आइए बोलिए। उस तशरीफ थे तो शो अहमद भट्ट जी, मैं ऐसे चौवानी हूं। फरमाइए, हुक्म। एक फाइल दो। आने से पहले मैंने फोन किया था आपको। हाँ हाँ, मैंने ही फोन लिया था आपका। देखा अहमद, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ में, हॉरिबल। लेकिन मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, कर क्या है? और इससे भी सीरियस कम से कम 800 केसेस पेंडिंग पड़े। पर एसएचओ साहब, उन लोगों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सच तो यह है अहमद कि पूरा कश्मीर तबाही की ओर जा रहा है। पर तो मेरा यकीन मानो, हमने उन लड़कों को पकड़ने की जी तोड़ कोशिशें की हैं। मगर मुझे लगता है कि वो तीनों शायद उस पार है। नहीं एसएचओ साहब, वो यही हैं, पास में, अनंतनाग पुलिस की हिरासत में। हम लोगों ने कल ही रेडियो पे खबर सुनी है। अच्छा, दैट्स फैंटास्टिक। एक्चुअली मैं छुट्टी पर था, आज ही ज्वाइन हुआ हूं, विन कर पाता है। हेडक्वार्टर्स दो जल्दी। शमशेर, वानी हियर। अच्छा, कल रात तुम लोगों ने हिलाल गट्टू और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके शमशेर, थैंक्स। खबर पक्की है, लेकिन हिलाल और उसके साथियों को बेल हो गई। बेल? ऐसे कैसे हो गई बेल? बेल है भाई, हो जाती है। पर तुम फिक्र मत करो, हिलाल और उसके साथी अनंतनाग छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अब कुछ ना कुछ जरूर होगा तुम्हारे केस का। गच के अनंत क्या गच, जरूर गच।
आतंकवादियों की गोलियों ने अहमद भट्ट की जिंदगी पूरी तरह तबाह कर दी। अपने पिता और बहन का सहारा बनने का सपना देखने वाला अहमद उम्र भर के लिए अपाहिज बनकर रह गया। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जब अहमद ने इंसाफ के लिए मांग की तो उसके साथ ऐसे चौंकाने वाले वाक्य हुए जिसका शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगले हफ्ते हम पेश करेंगे अहमद भट्ट के दर्दनाक दास्तान का शेष भाग।